हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज हम रसायन और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी सिलेबस रसायन कक्षा 12वीं सीजी बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 9 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे उप सहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक, आज हम सीखेंगे कि ये उप सहसंयोजक यौगिक क्या हैं। ठीक, कैसे बनते हैं, नामकरण क्या है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे जो है कम लेक्चर में जो है कंप्लीट किया जा सके। तो अब जो हम लोग चल रहे हैं वो 160 सीरीज में जो है चल रहे हैं। ठीक, तो चलिए लगाइए हेडिंग, लगाइए उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या संकुल यौगिक। ठीक, अब बात आती है कि ये उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जब निश्चित अनुपात में मिलता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। ओके, यौगिक किसे कहा जाता है? जब तत्व दो या दो से अधिक मात्रा में जो है एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वो यौगिक है। वहीं अगर यही तत्व अनिश्चित अनुपात में मिले तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है भाई। ओके, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो निश्चित अनुपात से मिलते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, अगर ये निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो बनता है ये क्या? यौगिक, है ना। दो या दो से अधिक तत्व रहेंगे जो निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो बनेगा यौगिक। अगर यही ये जो अनुपात है ये कैसा हो? अनिश्चित अनुपात हो। कैसा हो? अनिश्चित अनुपात। तो इस स्थिति में जो बनता है वो कहलाता है मिश्रण। ठीक, तत्वों का निश्चित अनुपात में जब मिलन होता है यौगिक बनता है, अनिश्चित अनुपात में हो तो वो मिश्रण बनता है। ओके, क्लियर है भाई? ठीक, अब कैसे ये मिलते हैं, इन पे अगर बात किया जाए कि ये तत्व आपस में कैसे मिलेंगे कि यौगिक बनेगा, तो इसके बीच में जो है बनने वाले बंधों पे निर्भर करता है। ठीक, यौगिकों के निर्माण में इनके बीच में कैसे कैसे बंध होते हैं। सबसे पहले सहसंयोजी बंध होता क्या है? दो तत्व है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये इसका अपना आखिरी कक्षा पूर्ण करने के लिए क्या करता है? इसके साथ जो है बंध बना लेता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। तो इसके कक्षा में एक दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके कक्षा में भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, ये आपस में क्या कर रहे हैं? एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या किया इन्होंने? इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, मतलब पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से ये दोनों तत्व आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, दोनों तत्व आपस में जुड़ जाते हैं तो इनको जो है कहा जाता है सहसंयोजी बंध। ये जो है बंध जिस बल से जुड़ते हैं, जिस संबंध से जुड़ते हैं, उस संबंध को यहाँ पे बंध कहते हैं। और यह होता है सहसंयोजी बंध। क्या होता है? सहसंयोजी सहसंयोजी बंध। ठीक है। ओके, क्या किया यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनों का साझा किया। ठीक, तत्व आपस में जो है, ये एक तत्व है और ये दूसरा तत्व है, ये आपस में जो है इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से मिले। ठीक, अब होता क्या है? ये पहला स्थिति। अगर ऐसा ना हो तो एक स्थिति ऐसे हो सकती है, जैसे मान के चलो हमारे पास
कोई एक तत्व है जैसे सोडियम, सॉरी सोडियम, सोडियम का जो प्रॉपर्टी होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन दान करता है और आयन बना लेता है, ठीक, आयन बना लेता है। वैसे ही क्लोरीन अणु की बात करें तो क्लोरीन आने वाले इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण कर लेता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ये क्लोराइड आयन। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे इसका क्लोराइड आयन और इसका सोडियम आयन, Na+ और Cl- यानी कि क्लोराइड, ये दोनों पास पास आते हैं। जब ये दोनों पास पास आते हैं तो इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास आते हैं, इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है और ये दोनों जुड़ के आपस में एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक। यहाँ पे भी ये दोनों जो मिलके जो है एक यौगिक बना लिए, अणु बना लिए। यहाँ पे भी ये दोनों मिलके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सहसंयोजी बंध के माध्यम से यौगिक बन रहा है निश्चित अनुपात में। यहाँ पे इस तरीके से ये आयन्स आपस में मिलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण से जो यौगिक बनता है। यहाँ पे जो बंध है उस स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इसी को जो है आयनिक बंध कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है भाई, तो आपने देखा है एक सहसंयोजी बंध, दूसरा है आयनिक बंध, जिससे क्या हो गया? यौगिक का निर्माण हो। ठीक, ओके, क्लियर है भाई? ले लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक, अब एक तीसरा देखिए, अभी हमने देखा सहसंयोजी बंध से, आयनिक बंध से, एक तीसरी स्थिति और हो सकता है या होती है। कैसे? जैसे अमोनिया है, एच एच, है ना, अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास जो है ऐसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ठीक। अब ये क्या करता है? ये किसी H+ से क्रिया करता है, किसी H+ से क्रिया करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये क्या है भाई? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब क्या होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म? जो किसी यौगिक में बंध बनाने में जो है भाग नहीं लेते, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वहीं हाइड्रोजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन अब इसको दे देगा, ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे यौगिक का निर्माण होगा, ऐसे ये नाइट्रोजन, ठीक। अच्छा, इसकी एक खासियत होती है कि जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां से तीर स्टार्ट होता है और वहां जाके खत्म होता है जो ग्रहण करता है। तो यहाँ पे किसने ग्रहण किया? हाइड्रोजन ने ग्रहण किया। दिया कौन? नाइट्रोजन ने, ठीक। तो ये जो बंध बना है, इस बंध को यहाँ पे कहा जाता है उपसह संयोजी बंध। क्या कहा जाता है? उपसह संयोजी बंध, उपसह संयोजी बंध। और उपसह संयोजी बंध से बने यौगिक को, जो बंध उपसह संयोजी बंध से बना होता है उसे हम उपसह संयोजी यौगिक कहते हैं। उपसह संयोजी यौगिक, ठीक। उसी प्रकार जैसे हमने वहां पे देखा था H और H के बीच में जो रिएक्शन हुआ था, यहाँ पे सहसंयोजी बंध से बने थे, सहसंयोजी बंध। यहाँ पे जो यौगिक था वह सहसंयोजी यौगिक था। यौगिक कौन सा था? सहसंयोजी यौगिक। और वहीं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बना था, यानी कि आयनिक बंध से बना था, आयनिक बंध। तो आयनिक बंध से बना यौगिक आयनिक यौगिक, आयनिक
यौगिक। ठीक, जिन यौगिकों को हम सहसंयोजी बंध से और आयनिक बंध से बनने की इसको नहीं समझा पाते, वहां पर हमें उप सहसंयोजी बंध यानी कि उप सहसंयोजी यौगिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम इन्हीं उप सहसंयोजक यौगिकों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा उप सहसंयोजी बंध, जहाँ पे नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है, तो तीर यहाँ से शुरू से होकर वहां जाके अंत होता है, जहां पर वो क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन दान करना है। ठीक, ये उप सहसंयोजी यौगिक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक। तो अब हम स्टार्ट करेंगे उप सहसंयोजक यौगिकों में। तो इसको समझने से के लिए हम तैयार करते हैं योगात्मक यौगिक। जब दो या दो से अधिक साधारण लवणों के विलयनों को मिलाकर उनका क्रिस्टलन किया जाता है, तो प्राप्त क्रिस्टल योगात्मक यौगिक कहलाता है। ठीक है, क्या होता है भाई, दो साधारण लवण लेते हैं, उन दोनों के साधारण लवणों के विलयनों को आपस में मिलाते हैं, मिलाने के पश्चात उसका क्रिस्टलन किया जाता है। जैसे क्रिस्टलिन करते हैं यानी कि उसे क्रिस्टल करने पर जो प्राप्त होगा वो क्रिस्टल योगात्मक यौगिक कहलाएगा। तो लगाइए योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक जब दो या दो से अधिक साधारण लवणों के विलयनों को, जब दो या दो से अधिक साधारण दो या दो से अधिक साधारण लवणों के विलयनों, साधारण लवणों के विलयनों को मिलाकर उनका विलयनों को मिलाकर उसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। विलयनों को मिलाकर मिलाकर उसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। क्रिस्टलीकरण किया जाता है ना, मिलाते हैं, दोनों को विलयन को मिलाते हैं और उसका क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण करते हैं। ठीक, तो प्राप्त क्रिस्टल को योगात्मक यौगिक कहते हैं। क्रिस्टलीकरण किया जाता है सॉरी, जिससे प्राप्त क्रिस्टल जिससे प्राप्त क्रिस्टल को योगात्मक यौगिक कहते हैं। ठीक है भाई, समझिए इसको कि दो साधारण लवण लेते हैं, उन दोनों साधारण लवणों को घोलते हैं, उन दोनों के घोल को आपस में मिलाते हैं तो एक विलयन बन गया। उस विलयन का क्या करना है, हमको क्रिस्टलीकरण करना है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण करेंगे तो क्रिस्टलीकरण करने के पश्चात जो क्रिस्टल प्राप्त होता है उसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। ठीक, जैसे आप चाशनी देखते हो, चाशनी को आग जलाकर जो है पानी में जो शक्कर का घोल अधिक बनाते जाते हैं, जैसे आग हटा देंगे धीरे धीरे पपड़ियां जमती है, वैसी वो क्रिस्टलीकरण है। ठीक, तो इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे K2SO4 Al2SO4 24H2, ये पोटास एलम कहलाता है। उदाहरण K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 thrice, K2SO4 Al2SO4 and 24H2O, 24
H2 है ना, ये जो है ये पोटास एलम। ओके, K2SO4 ये एक साल्ट, Al2SO4 ये दूसरा साल्ट, दोनों को मिला के इसका जलीय विलयन बनाया गया, तो ये जो है एक योगात्मक यौगिक। क्लियर है? ठीक। अब इसमें जो है इसके आयंस को अगर देखा जाए है ना, तो इसके आयन, पोटेशियम के कितने आयन दिख रहे हैं? 2 आयन है। इसको अलग अलग कर देते हैं। पोटेशियम के 2K, ठीक। फिर सल्फेट SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, देन 24 और सॉरी 2Al, एल्यूमिनियम के फिर 2 Al3 प्लस, एंड देन जो इस तरीके से जो है ये टूटता है ना। इसमें देखा जाए तो यहाँ पे पोटेशियम के 2 प्लस, मतलब एक का तो 1 प्लस होता है, 2 पोटेशियम है इसलिए 2 प्लस, सल्फेट के 2 माइनस, एल्यूमिनियम का 3 प्लस और इसका जो है माइनस का 2, ये आयंस जो है इसके रहते हैं। ये क्या है? ये पोटास एलम। ठीक है भाई। ठीक, इसी तरीके से ये सब क्या है, ये जो है योगात्मक यौगिक है। और अगर देखना चाहें फेरस अमोनियम सल्फेट की बात करें, FeSO4, FeSO4 and NH4 twice, FeSO4 NH4 twice and SO4 and 6H2O, NO4 twice and 6H2O। ठीक है, ये एक जो है फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। यहाँ पे आगे देखें तो फेरस यहाँ पे +2 के रूप में, कितने के रूप में है यहाँ पे? +2 के रूप में, F +2 के रूप में, प्लस सल्फेट माइनस का 2, प्लस यहाँ पे ये माइनस का NH4 1 प्लस, फिर सल्फेट SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। ठीक, तो इस तरीके से जो है इस रूप में ये है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। ओके, योगात्मक यौगिक जब 2 या 2 से अधिक साधारण लवणों के विलयन को मिलाकर उसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है, जिससे प्राप्त क्रिस्टल योगात्मक यौगिक होता है या कहलाता है। ठीक है, जैसे पोटासियम, यहाँ पे K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों को मिलाए पानी में घोल करें तो पोटासियम बना। ठीक, ओके, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, ठीक, चलिए अब योगात्मक यौगिक के प्रकार देखें। अगर जलीय विलयनों में गुणों के आधार पर देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, द्विक्लवन और उपसहसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक। ठीक? योगात्मक यौगिक जो है जलीय विलयनों में गुणों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जलीय विलयनों
में गुणों के आधार पर इनका वर्गीकरण या प्रकार। जलीय विलयनों में गुणों के आधार पर अगर इनका वर्गीकरण देखा जाए तो अलग अलग प्रकार। पहला है द्विक्लवण। द्विक्लवण जिसको हम कहते हैं डबल साल्ट, ठीक है। डबल साल्ट, द्विक्लवण या डबल साल्ट। दूसरा है जिसको जटिल यौगिक यानी कि कॉम्प्लेक्स या फिर उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। दूसरा जो है वह उपसहसंयोजक यौगिक कहलाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, योगात्मक यौगिक जो है जलीय विलयनों में गुणों के आधार पर दो तरीके से होगा, एक द्विक्लवण और दूसरा उपसहसंयोजक यौगिक, डबल साल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विक्लवण की। द्विक्लवण की बात करते हैं, क्या है द्विक्लवण। ओके, तो द्विक्लवण जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। ऐसे यौगिक या ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं उनको क्या कहा जाता है, द्विक्लवण कहा जाता है। ये योगात्मक यौगिक जिनका जल में पूर्ण आयनीकरण होता है ना, द्विक्लवण कहलाते हैं, ठीक है। द्विक्लवण जलीय विलयन में अपना पहचान खो देते हैं। द्विक्लवण जलीय विलयन में अपना पहचान खो देते हैं, अर्थात इनका पूर्ण आयनन हो जाता है, अर्थात इनका पूर्ण आयनीकरण हो जाता है। ओके, इनका पूर्णतः क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। समझ में आ रहा है। द्विक्लवण क्या होते हैं, द्विक्लवण ऐसे यौगिक होते हैं, योगात्मक यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में जाते ही घुलते ही अपना पहचान खो देते हैं, अर्थात इनका पूर्ण जो है आयनीकरण हो जाता है। इन्हें हम क्या कहेंगे, द्विक्लवण कहेंगे, डबल साल्ट कहेंगे, ठीक। जैसे कि इसके उदाहरण है डबल साल्ट का, अभी अभी हम लोगों ने देखा था पोटास एलम, पोटास एलम K2SO4 Al2 SO4 thrice and 24H2O, है ना, ये पोटास एलम कहलाता है, ठीक है भाई। ये क्या है, पोटास एलम है। ये क्या है, पोटास एलम, पोटास एलम। ये क्या होगा, जैसे ही इसमें जलीय विलयन में जाएगा तो ये जो है अपने आयनों में टूट जाएगा। SO4 2 माइनस 2Al 3 प्लस प्लस SO4 ये क्या होता है, ये जो है जाके इस तरीके से जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाता है, पूर्ण तरीके से इनका क्या हो जाएगा, आयनन हो। ये क्या है, द्विक्लवण, ठीक। वैसी अगर हम बात करें कार्नेलाइट, KCl MgCl, KCl MgCl and 6H2O। दूसरा KCl MgCl2 and 6H2O, KCl MgCl2, KCl MgCl2 and 6H2, ठीक। ये है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। ये जब ब्रेक होगा, जैसे पानी में इसको घोलेंगे तो ये जो है टूट जाएगा, पोटेशियम का आयन
क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम का 2+ आयन एंड 2Cl माइनस, है ना, 2Cl माइनस है। इस तरीके से इन आयनों में टूट जाता है। ठीक, अब देख पा रहे हैं कि पूर्णतः टूट जा रहा है। द्विक लवण जलीय विलयनों में अपना अस्तित्व खो देते हैं, अर्थात इनका पूर्ण तरीके से आयनन हो जाता है, जिसमें पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 राइज एंड 24H2O, जिसमें देख रहे हैं 2 पोटेशियम आयन, सल्फेट के 1 आयन, 2 एल्यूमिनियम आयन एंड 3 सल्फेट आयन जो है अलग हो जाते हैं। ठीक, वहीं कार्नेलाइट KCl MgCl2 एंड 6H2 ये भी अपने आयनों में टूट जाता है। तो ऐसे यौगिक जो पानी में घुलते ही अपने आयनों में टूट जाते हैं, अर्थात उनका पूर्णतः आयनीकरण हो जाता है, वो क्या है, द्विक लवण है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है, द्विक लवण हो गया। चले अब बात करते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, इन पे बात किया जाए। हमने देखा था योगात्मक यौगिकों में, पहला देखा था कि डबल यौगिक, द्विक, द्विक साल्ट, द्विक लवण। तो अब है उप सहसंयोजक यौगिक, जो कि हमारे टॉपिक का भी नाम है। ठीक, तो वे आणविक अथवा जटिल यौगिक जो जलीय विलयन में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, अर्थात ये अलग अलग आयनों में विभक्त नहीं होते, इन्हें हम क्या कहते हैं, जटिल यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए लिख लेते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। हमारे इसका हेडिंग का नाम है वे आणविक अथवा जटिल यौगिक, वे आणविक आणविक अथवा जटिल यौगिक, वे आणविक अथवा जटिल यौगिक जो जलीय विलयन में अपना पहचान बनाए रखते हैं। जटिल यौगिक जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, विलयन में अपनी पहचान पहचान बनाए रखते हैं, विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अर्थात अपने आयनों में अलग अलग नहीं होते, अर्थात अपने आयनों में अलग अलग विभक्त नहीं होते, है ना, अर्थात अलग अलग आयनों में, अर्थात अपने आयनों में अलग अलग विभक्त नहीं होते, विभक्त नहीं होते, अपने आयनों में अलग अलग विभक्त नहीं होते। ठीक है, चलिए इसको उदाहरण से समझने की, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे उप सहसंयोजक यौगिक या फिर जटिल यौगिक, जटिल यौगिक भी है। ठीक है भाई, हेक्सासाइनोफेरेट पोटेशियम आयन K4FeCN6, K4FeCN6। ठीक, इसको क्या करते हैं, पानी से क्रिया कराते हैं, पानी में जो है विलय कराते हैं। ठीक, तो यहाँ से 4 पोटेशियम आयन जो है अलग हो जाता है। ठीक, और यहाँ से जो है FeCN6 4 माइनस, है ना, फेरोसाइनाइट आयन, पोटेशियम फेरोसाइनाइट, पोटेशियम फेरोसाइनाइट जो है साइनाइड आयन में, फेरोसाइनाइड आयन में जो है अलग हो जाता है और पोटेशियम अलग हो जाता है। ठीक, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में से फेरोसाइनाइड आयन। ठीक, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये इतने के एक साथ है, अलग अलग हुए नहीं। ठीक, ओके, ठीक है भाई, अगर इनको देखा जाए
तो एक इसमें जो है ये आपस में जुड़े रहेंगे, ये अलग अलग होते नहीं है। कैसे जुड़े रहते हैं? यहाँ बीच में आयरन है, CN जो है ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे -4 ऐसे जो है इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। ठीक है भाई, ओके। ठीक, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे? उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक, वे आणविक अथवा जटिल यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अर्थात अपने आयनों में अलग अलग विभक्त नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पानी में घोलते हैं तो फेरोसाइनाइड आयन बनता है, और इस फेरोसाइनाइड आयन की स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से होता है, ये आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, उपसह संयोजक यौगिकों का वर्गीकरण। उपसह संयोजक यौगिकों का वर्गीकरण। उपसह संयोजक यौगिकों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं उपसह संयोजक यौगिकों को किस किस रूप में जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है सॉरी, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक होमोलेप्टिक complexes, homoleptic complexes and heteroleptic complexes. Homoleptic and heteroleptic complexes. हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब ये है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। उपसहसंयोजक यौगिकों में देखें तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। ठीक, तो होमोलेप्टिक होता क्या है? जिस जटिल यौगिक में जिसमें सभी लिगेंड समान होते हैं उसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, है ना? ये जो उपसहसंयोजक यौगिक है जिसमें सभी के सभी लिगेंड कैसे हो? समान हो, उसे क्या कहेंगे? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर जटिल यौगिक, इसी को कहा जाता है ना, जटिल यौगिक। और इसी जटिल यौगिक को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स। जिस जटिल यौगिक में या जटिल यौगिक जिसमें सभी लिगेंड समान हो, जटिल यौगिक, यौगिक जिसमें सभी लिगेंड समान हो, समान हैं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। उदाहरण, जटिल यौगिक इसमें क्या होंगे? सारे के सारे लिगेंड समान होंगे, लिगेंड जो है एक समान है। ओके, जैसे CO, ये जो है सेंट्रल मेटल एटम। ओके, देन यहाँ पे अमोनिया 6, 6 अणु जो है अमोनिया है 2+। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये केंद्रीय परमाणु है,
केंद्रीय परमाणु, और ये जो है लिगेंड है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिगेंड जो है अमोनिया है, NH3 है। नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में जटिल यौगिक जिसमें सभी लिगेंड अलग अलग हो, जिसमें मतलब अलग अलग लिगेंड हो, है ना। जटिल यौगिक, जटिल यौगिक जिसमें जिसमें लिगेंड अलग अलग हो, अलग अलग होते हैं। उदाहरण, इसमें लिगेंड अलग अलग होंगे, किसमें, हेट्रोलेप्टिक में लिगेंड्स जो है अलग अलग होंगे। ठीक, इसमें एक देख लेते हैं एफी एथिलीन डाई एमीन Cl2। ठीक, और यहाँ पे 1+। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो Fe है, आयरन है, वो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु है। एथिलीडाइन एमीन जो है, एथिलीन डाई एमीन एक लिगेंड है, एक प्रकार का लिगेंड है। और Cl2 ये जो है दूसरे प्रकार का लिगेंड है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लिगेंड अलग अलग। ठीक, और यहाँ पे जो इथिलीन डाई एमीन है, EN जिसको लिखते हैं वो एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन को देखा जाए तो CH2 NH2 ये जो है एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे लिगेंड अलग अलग, यहाँ पे लिगेंड एक जैसे हैं। तो जब लिगेंड किसी जटिल यौगिक में, किसी उपसहसंयोजक यौगिक में, किसी कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड अलग अलग है तो उसको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे, और जब लिगेंड एक समान हो, सारे के सारे लिगेंड, तो उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ओके, हो गया, चलें। तो ये था होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे चर्चा करने वाले हैं, जो संकुल या कॉम्प्लेक्सेस हैं, है ना, इनके शब्दावलियों, उपसहसंयोजक यौगिक में किन किन शब्दावलियों का उपयोग होता है, इनके शब्दावली को देखेंगे। उपसहसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक की शब्दावलियां, ये बहुत ही जरूरी है कि आपको आनी चाहिए कि इसको क्या कहा जाता है। तो ये शब्दावली को एक बार समझना बहुत ही आसान है ना। समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो फिर मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले जो संकुल होता है, हमने जो संकुल, कॉम्प्लेक्स या उपसहसंयोजक यौगिक जिस पे बात किया, तो उसमें एक क्षेत्र होता है जिसको जटिल आयन या समन्वय परिसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जटिल आयन, जटिल आयन, या इसी को कहा जाता है समन्वय परिसर। जटिल आयन या समन्वय परिसर। जटिल आयन को हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। और समन्वय जो परिसर होता है, समन्वय परिसर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। तो हम आज सीखेंगे कि जटिल आयन या समन्वय संख्या या कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको कहा जाता है। संकुल में धनायन, ऋणायन या उदासीन अणुएं मुक्त आयन का समूह जटिल आयन कहलाता है। ठीक है,
उसमें जटिल आयन में क्या क्या हो सकते हैं, धनायन हो सकते हैं, ऋणायन हो सकते हैं, या फिर उदासीन अणुओं में मुक्त आयनों का समूह, ठीक, जटिल आयन कहलाता है। यह संकुल का अनआयनिक भाग होता है जिसका आयनन नहीं होता, ठीक। धनायन, ऋणायन या उदासीन अणुओं के मुक्त आयनों का समूह। धनायन, ऋणायन या उदासीन उदासीन अणुओं के मुक्त आयनों का मुक्त आयनों का मुक्त आयनों का समूह, है ना, जटिल आयन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, जटिल आयन कहलाता है, ठीक। यह संकुल का अनायनिक भाग होता है जिसका आयनन नहीं होता। यह संकुल का अनायनिक भाग होता है जिसका आयनन नहीं होता है, ठीक है। यह संकुल का अनायनिक भाग है, इसका जो है आयनन नहीं होता, ठीक। उदाहरण देख लेते हैं इसमें। एक संकुल को अगर लिखें तो इस तरीके से K4FeCN6, है ना, K4FeCN6, ठीक। इसको अगर देखेंगे, इसको जब अपन देखें तो ये इससे जो है 4K अलग हो जाता है, और ये जो है FeCN6 ये 4 ये पूरे के पूरे जो है एक साथ रखते हैं, ठीक। और ये जो गुरु कोष्टक के अंदर जो जितना दिख रहा है, जो किसमें है, गुरु कोष्टक यानी कि बड़ा कोष्टक में, गुरु कोष्टक या बड़े कोष्टक के अंदर जितने है ना, वो सारे क्या कहलाते हैं, जटिल आयन या फिर समन्वय परिसर। ये क्या कहलाते हैं, समन्वय परिसर या फिर जटिल आयन, है ना, समन्वय परिसर। समझ में आ रहा है भाई, ठीक। यही क्या है, जटिल आयन या समन्वय परिसर। और इसकी खासियत क्या होती है कि ये पानी पे घुलने पर भी नहीं टूटता, पानी में भी नहीं टूटता है, यानी कि इसका आयनन नहीं होता। इसी चीज को यहाँ बताया जा रहा है कि धनायन, ऋणायन या उदासीन अणुओं के मुक्त आयनों का समूह जिसमें जटिल आयन कहलाता है, मुक्त आयनों का समूह जटिल आयन कहलाता है। यह संकुल अनायनिक भाग होता है जिसका आयनन नहीं होता, ठीक। तो ये गुरु कोष्टक के अंदर जो दिख रहा है, इस गुरु कोष्टक से इस गुरु कोष्टक के अंदर के बीच का इस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, समन्वय परिसर, ठीक है भाई। क्या कहलाता है ये, समन्वय परिसर, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए समन्वय परिसर को। हो गया, ठीक। अगला अगला है केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल एटम। केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन,
केंद्रीय धातु आयन या सेंटर या केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक, धातु आयन जो ऋणायन और उदासीन अणुओं के साथ जटिल आयन बनाता है उसे केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। वह धातु आयन जो ऋणायन तथा उदासीन अणुओं के साथ जुड़कर वह धातु आयन जो ऋणायन तथा उदासीन अणुओं के साथ जुड़कर जटिल आयन बनाता है, उसे केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। समझ में आ रहा है? वह धातु आयन जो ऋणायन तथा उदासीन अणुओं के साथ जुड़कर जटिल आयन बनाता है उसे केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। ठीक है, ओके। उदाहरण अगर देखें, जैसे अपने पास है K4FeCN6 K4FeCN6 की बात करें तो यहाँ पे जो आयरन है, यह केंद्रीय परमाणु है, है ना। आयरन जो है यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है। ठीक, ओके। और इसी के आयंस जो है इनके साथ ऋणायन और धनायन के साथ मिलकर एक जटिल आयन का निर्माण करें। ठीक, अब बात आती है कि ये केंद्रीय परमाणु कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व से संबंधित होता है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों के पास उच्च आवेश घनत्व होने के चलते रिक्त कक्षकों, है ना, तत्व में उच्च आवेश घनत्व है और इनके पास जो है रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं और इनके द्वारा जो है ये संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और विशेष बात कि ये किसके लिए होता है कि भाई ये केंद्रीय परमाणु कौन होते हैं। सामान्यतः केंद्रीय परमाणु जो होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनके जो है उच्च आवेश घनत्व के चलते इनके पास जो है उच्च आवेश घनत्व होता है। इनके पास उच्च आवेश घनत्व के साथ पर्याप्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जिससे लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर संकुल निर्माण की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो देख पाएंगे कि सामान्यतः केंद्रीय परमाणु जो है डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनके पास उच्च आवेश घनत्व के साथ
पर्याप्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जिससे लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर संकुल बनाने की प्रवृत्ति जो है रखते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक, तो लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉनों के युग्म को, क्योंकि जोड़ा आता है ना, इलेक्ट्रॉनों के युग्म को इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को ग्रहण करके क्या करने की प्रवृत्ति रखते हैं, संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो ये था केंद्रीय धातु परमाणु। वह धातु आयन जो ऋणायन या उदासीन अणुओं के साथ जुड़कर जटिल आयन बनाता है, उसे केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु का आयन कहते हैं। और सामान्यतः ये कौन होते हैं, अगर K4FeCN6 में देखें तो आयरन यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है, इसी के केंद्रीय धातु आयन बनेंगे। और सामान्यतः जो केंद्रीय परमाणु होते हैं ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में उच्च आवेश घनत्व होता है, साथ ही इनके पास डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जो लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने के लिए जो है पर्याप्त होते हैं और ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, साथ में जो है ये संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, तो था केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। अब है उप सहसंयोजन संख्या। नेक्स्ट क्या है, उप सहसंयोजन संख्या। तो उप सहसंयोजन संख्या जो है वह का केंद्रीय धातु आयन का दाता स्पीसीज के साथ बनाए गए कुल सहसंयोजक बंधों की संख्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन संख्या केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के द्वारा, है ना, केंद्रीय धातु आयन के द्वारा, केंद्रीय धातु आयन द्वारा दाता स्पीसीज के साथ बनाए गए उप सहसंयोजक बंधों की, है ना, दाता स्पीसीज के साथ बनाए गए कुल उप सहसंयोजक बंधों की संख्या, कुल उप सहसंयोजक बंधों की संख्या को उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक, कुल उप सहसंयोजक बंधों की संख्या ही उसकी क्या है, उप सहसंयोजन संख्या है। क्या है, कुल उप सहसंयोजक बंधों की संख्या को ही उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन द्वारा दाता स्पीसीज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि लिगेंड के साथ बनाए गए, दाता स्पीसीज यानी कौन है, लिगेंड है ना, लिगेंड के साथ बनाए गए कुल उप सहसंयोजक बंधों की संख्या को ही उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक, उदाहरण देखते हैं, एक संकुल लें, एक उप सहसंयोजन संख्या लें, जैसे K4FeCN6, है ना, सॉरी इसका तो आयन थोड़ी ना है। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ किस तरीके से केंद्रीय धातु परमाणु जो है
इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज के साथ बंध बना के रखा है। यहाँ पे अगर देखें तो सेंटर में है आयरन, इस साइड है साइनाइड, इधर भी है Cn, इधर भी है Cn, इधर भी है Cn, यहाँ पे Cn, यहाँ पे Cn। इनके साथ जो है इस तरीके से उपसह संयोजन बंध जो है बना है। ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो है इनको दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो इतने से इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो कितने जगहों से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसकी उपसह संयोजन संख्या जो है कितनी होगी? 6 होगी। जितने उपसह संयोजी बंध बन रहे हैं उतना ही उसकी उपसह संयोजन संख्या है। ठीक, तो ये इतने उपसह संयोजी बंध है। उपसह संयोजी बंध, उपसह संयोजी बंध क्यों? क्योंकि ये इन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉनों को जो है दान किया। तो जो दान करता है वहां से वो बंध शुरू होता है, जिसको देता है वहां पे वो खत्म हो जाता है, ऐसे शुरू होता है ना। तो यह उपसह संयोजन बंध। तो उपसह संयोजन बंधों की संख्या जितनी होगी उतनी ही उसकी उपसह संयोजन संख्या भी होगी। ठीक है, उसी के बराबर क्या होगा? इसी के बराबर उसकी उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे? 6, यानी कि इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी है? 6 है, यानी कि आयरन के साथ जो है 6 लिगेंड जो है जुड़े हुए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चले, तो उपसंयोजन संख्या केंद्रीय धातु आयन द्वारा जो दाता स्पीसीज के साथ बनाए गए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को ही उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहा जाता है। ठीक, चलिए हो गया। ठीक, नेक्स्ट है आयनन परिसर। अगला जो है आयनन परिसर। संकुल यौगिक का वह भाग जो आयनीकृत होता है उसे आयनन परिसर कहते हैं, है ना। संकुल परिसर में वह भाग जिसका क्या होता है? आयनन होता है। जो आयनीकृत होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? आयनन परिसर। ठीक, तो लगाइए हेडिंग चौथे नंबर का आयनन परिसर। आयनन सॉरी, आयनन परिसर, आयनाइजेशन स्पीयर। संकुल यौगिक का वह भाग जिसका आयनन होता है, जो आयनीकृत होता है। संकुल यौगिक का वह भाग जो आयनीकृत होती है, आयनीकृत होती है उसे आयनन परिसर कहते हैं। ऑक्सीकृत होता है, सॉरी, संकुल यौगिक का वह भाग जो आयनीकृत होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयनन परिसर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, तो चलिए देखते हैं किसका आयनन हो सकता है और किसका आयनन नहीं होता। ठीक, उदाहरण के लिए देखें, अगर हमारे पास एक कोई संकुल है, फॉर एग्जांपल एक दूसरा संकुल अपन ले लेते हैं, CuNH3 4 टेट्राएमिन SO4। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें, इसका अगर हमको क्या करना हो, आयनन करना हो, तो आयनीकृत अगर करेंगे, इसको पानी में ले जाकर अगर घोल दिया जाए, पानी में अगर हम लोग ले जाकर इसको घोल दिया जाए तो ये कहाँ से टूटेगा, इस पे बात करें।
तो ये तो एक पूरा का पूरा भाग है ना। ये यहाँ से तो टूटना इसको है नहीं, ठीक। तो ये टूटता कहाँ से है, यहाँ पर इस वाले पोर्शन से। यहाँ से क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक। जहाँ से ये ब्रेक होगा वही क्या है, आयनन परिसर, ठीक। अब जब ये ब्रेक होगा, यहाँ से जब ये ब्रेक होगा तो किस किस पार्ट्स में ये टूटेगा, यहाँ देखेंगे ये टूटेगा यहाँ से ऐसा CuNH3 4 2+ और ये सल्फेट का 2-। तो टूट कहाँ से रहा है, यहाँ से। तो यही वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका आयनन परिसर कहलाता है। क्योंकि आप जान रहे हैं ये पोर्शन जो है टूटता नहीं है ना। ये पोर्शन जो है टूटता नहीं है, और ये क्या है, ये जटिल आयन है या समन्वय परिसर है। इधर का ये तो समन्वय परिसर है, समन्वय परिसर। ये जटिल आयन जो टूटता नहीं है और यहां से टूटता है, तो ये भाग क्या कहलाएगा यहाँ पे, आयनन परिसर, आयनन परिसर, ठीक है। तो संकुल यौगिक का वह भाग जो आयनीकृत होता है या होती है उसे ही क्या कहते हैं, आयनन परिसर। तो अपन इस संकुल को देखें तो ये संकुल का इधर का ये बड़ा गुरु कोष्ठक वाला भाग समन्वय परिसर है, जो हम लोग जानते हैं कि इसका आयनन नहीं होता। तो ये ब्रेक होगा यहाँ से, तो जहां से ये ब्रेक हो रहा है वही वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, इसका आयनन परिसर कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, चले। अब देखते हैं इसमें ऑक्सीकरण अवस्था, जो कि एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आपको समझना जरूरी है। उपसहसंयोजक यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या निकालना, और अगर उपसहसंयोजक यौगिकों को समझना है तो उसके केंद्रीय परमाणुओं और उसके लिगेंडों में, साथ ही केंद्रीय परमाणु को देखा जाए तो उसमें जो ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं उनको जानना जरूरी होती है, ठीक। तो अगला है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। तो वह संख्या जो जटिल आयन में, जो जटिल आयन है जिसका आयनन नहीं होता, केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित विद्युत आवेश को प्रदर्शित करता है, उसे उसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, ठीक है। वह संख्या जो जटिल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु पर, वह संख्या संख्या जो वह संख्या जो जटिल आयन में, जटिल आयन के केंद्रीय, वह संख्या जो जटिल आयन के केंद्रीय परमाणु यानी कि धातु, है ना, केंद्रीय परमाणु यानी केंद्रीय में कौन रहता है, धातु रहता है, ठीक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित विद्युत आवेश, केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित, केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित विद्युत आवेश, केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित विद्युत आवेश को प्रदर्शित करती है ना। केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित विद्युत आवेश को प्रदर्शित कर, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, वह संख्या जो जटिल आयन के केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित जो आवेश होता है उसको प्रदर्शित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। चलिए निकाल के देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। जैसे हम लोगों ने अभी तक लेके चला है K4 FeCN6
है ना। के फॉर एफिशिएंसी, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या अगर हमको निकालना हो, क्या निकालना हो, ऑक्सीकरण संख्या। ध्यान से देखिए भाई, इसको सीखना जरूरी है, एक बार सीख लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या, तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहता है उसको हम एक्स मानेंगे। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित जो वैद्युत आवेश होता है वही ऑक्सीकरण संख्या है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे ये केंद्रीय धातु परमाणु, तो हम यहाँ पे किसका, आयरन का निकालेंगे। ठीक है, किसका निकाल के चलेंगे, आयरन का। तो देखिए आयरन का निकालेंगे तो कैसे होगा। देखो एक पोटेशियम के पास जो है ऑक्सीकरण संख्या निकाले, तो एक पोटेशियम का जो होता है कितना होता है, +1 है। और कितने पोटेशियम है यहाँ पे, 4 है, तो इसके साथ इसका गुणा। ठीक, देन अब निकालना है हमको किसका, आयरन का, तो आयरन का एक्स मानेंगे। आयरन का हमको मानना कितना है, एक्स। ठीक, नेक्स्ट इसके साथ प्लस, जो साइनाइट होता है इसका -1 होता है, और टोटल जो साइनाइट है Cn वो कितने हैं, 6 है, इतना। और एक यौगिक का जो है कुल 0 होता है। ठीक है भाई, ये तरीका आपको सीखना है, एक बार आप सीख गए तो सभी का निकाल पाएंगे। अब इसके साथ इसका गुणा होगा तो ये +4 हो जाता है, ये x का x रहेगा। अब यहाँ पे देखो इसके साथ गुणा होगा तो ये -6 = 0। ठीक, अब देखो इसको इसके साथ करोगे तो ये घटा देंगे, तो बच जाएगा कितना, x - 2 = 0। ठीक, अब ये जो 2 है ये उस पार जब जाएगा तो x = क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो आयरन का ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पर कितना आएगा, +2। ठीक, कितना निकल के आया है यहाँ पे, +2। ठीक, समझ आ रहा है। चलिए एक दूसरा देख लीजिए। नेक्स्ट, Fe6 अगर इस पे माइनस, इसका आयन अगर बन जाए, फेरोसाइनाइट आयन अगर बन जाए, तो देखते हैं उस पे उसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। यानी कि Fe6 -4 है ना, Fe6 -4, इसको अलग कर दें तो इसका कितना आता है उसको निकाल के दें। ठीक, यहाँ पे निकालना किसका है, आयरन का। तो आयरन का निकालना ऑक्सीकरण संख्या, तो अपन मान लेते हैं आयरन का x, और एक साइनाइड का क्या होता है, -1। कितने हैं, टोटल 6 है, बराबर। अच्छा ये उस पार है तो बराबर के उस पार है तो उसको बराबर -4 आएगा, उस पार है तो बराबर -4। ये थोड़ा सा अलग है, इससे थोड़ा सा ये अलग है। दो तरीके के यहाँ वैरायटी को अपन कवर कर रहे थे। एक्स -6 = -4। अब देखिए ये उस पार जाएगा तो ये -4 + 6 होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2। उधर जाके वो क्या होता है, +2। ठीक, देखो निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या जो है इसका निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या एक्चुअल में संकुलों के संदर्भ में क्या होता है, वह संख्या जो जटिल आयन के केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित विद्युत आवेश प्रदर्शित है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए एक दो और ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलता है। इसको आप जो है प्रैक्टिस, किसी भी इसको रैंडमली कोई सा भी लेके उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने की कोशिश करेंगे। चले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CONH6 3+, इसका और एक आध उदाहरण किसका, NiCO। ठीक है, तो यहां पे निकालते हैं।
तो जिसका हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको क्या मान के चलेंगे, एक्स मान के चलेंगे। ठीक है, क्या मान के चलेंगे उसको, एक्स। देखिए तो एक्स ये एक यौगिक है अमोनिया, अमोनिया का जो है 0 होता है, 0 इंटू 6 इक्वल टू प्लस का 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 3, यानी पे यहाँ पे जो है कोबाल्ट है उसका जो है प्लस का 3 ऑक्सीजन संख्या आएगी। ठीक, वही यहाँ पे बात करें निकिल का, अगर निकालें x, CO इसका 0 होता है इंटू 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे निकिल का जो ऑक्सीजन संख्या 0 निकल के आ रहा है। ठीक, तो देखिए इस तरीके से आप कोशिश करिएगा, जितने भी यौगिक होंगे उनमें आप निकालने की कोशिश करिए, बेशक वो चीजें जो है आप ऑक्सीकरण संख्या जो है निकल के आ जाएगी और आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं। हो गया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जटिल आयन पर आवेश, यह जटिल आयन पर जो आवेश होता है वह केंद्रीय आयन, केंद्रीय धातु आयन और दाता स्पीसीज पर उपस्थित कुल आवेश का बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, अगले बात करते हैं लिगेंड, जो कि उप सहसंयोजक यौगिकों में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। लिगेंड, लिगेंड जो होता है वह धनायन, ऋणायन या उदासीन अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर जटिल आयन बनाते हैं उन्हें उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, है ना। लिगेंड ही क्या करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, ओके। लिगेंड बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है ये लिगेंड। ठीक, लिगेंड ये तो धनायन, ऋणायन या फिर उदासीन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो है ये जुड़ते हैं, है ना, और उनको जो है इलेक्ट्रॉन देते हैं, या यूं कहें कि इन सब के साथ मिलकर वो क्या बनाता है, उप सहसंयोजक यौगिक बनाता है, जक बंध बनाता है, सॉरी, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ठीक, उप सहसंयोजक बंध निर्माण करता है, समझ में आ रहा है, ओके। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो लिगेंड जो होगा, ये लिगेंड केंद्रीय परमाणु के साथ, केंद्रीय परमाणु के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन देता है और उप सहसंयोजक बंध बनाता है। क्या बनाता है, उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, तो इससे ही क्या बनता है, ये उप सहसंयोजक यौगिक बनता है, उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक, उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण। तो यहां पर ये लिगेंड जो है, ये लिगेंड अलग अलग तरीके से होती है। ये लिगेंड जो है ये अलग अलग तरीके से होती है। सबसे पहले तो उदासीन लिगेंड, लिगेंड जो होगा वो उदासीन भी होगा। ठीक, उदासीन लिगेंड, कैसा लिगेंड, उदासीन लिगेंड। तो उदासीन लिगेंड की बात करें तो इसमें उदाहरण है NH3, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनको दे सकते हैं। H2O, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर हैं इनको जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इनको दे सकते हैं। तो ये उदासीन लिगेंड है। हम लोग यहाँ पे लिगेंड देख रहे हैं, लिगेंड के प्रकारों में अगर बात करें तो ये उदासीन लिगेंड, जिसमें अमोनिया, पानी, ये सब किसमें आएंगे, उदासीन लिगेंड। ठीक, देन आता है ऋणायन वाले लिगेंड, ऋणायन लिगेंड जिनके पास, ऐसे लिगेंड जिनके पास जो है
ऋणावेश रहता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ठीक, तो ये हो सकते हैं Cl माइनस यानी कि क्लोराइड, ठीक, सल्फेट SO4 2 माइनस, ऐसे ऋणावेशित वाले। ठीक, देन आते हैं धनायन वाले, धनावेशित वाले, धनायन वाले लिगेंड, जिनके पास धनायन होगा, ऐसे लिगेंड भी होते हैं, जैसे NH2 इसके पास लोन पेयर और यहाँ पे NH2 प्लस, ठीक है, सॉरी NH3 प्लस। ठीक, इस तरीके से ये जो है धनायन वाले लिगेंड है। ठीक, वहीं पे हो सकता है वैसे ये भी धनायन वाले लिगेंड। ठीक, तो लिगेंड क्या होता है, लिगेंड नॉर्मली जो है केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है, जिससे उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। ये लिगेंड जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उदासीन लिगेंड, ऋणायन लिगेंड या धनावेश लिगेंड। ठीक, ओके, तो उदासीन में आप देख पाएंगे, ये ऋणायन में आप देख सकते हैं जिनके पास माइनस चार्ज हो, धनायन वालों में देख सकते हैं जिसके पास में जो है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, नोट हो गया। बात करते हैं लिगेंड के कुछ गुणों की। लिगेंड जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता यानी लुईस क्षार, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन दाता लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे और उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण करेंगे। ठीक है भाई, लिगेंड जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन दाता, ये इलेक्ट्रॉन दाता, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन दाता होंगे। लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। ये क्या करेंगे, लुईस क्षार की तरह कार्य करेंगे। लुईस क्षार की तरह कार्य करेंगे मतलब ये क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, है ना। केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी, इंक खत्म हो गया, ये क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर उपसह संयोजी बंध बनाते हैं, उपसह संयोजी बंध का निर्माण करते हैं, उपसह संयोजी बंध का निर्माण करते हैं, बंध का निर्माण कर, उपसह संयोजी बंध का निर्माण कर उपसह संयोजी यौगिक बनाते हैं, उपसह संयोजी यौगिक का निर्माण करेंगे, उपसह संयोजी यौगिक का जो है ये निर्माण करते हैं। ठीक है, लिगेंड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन दाता लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन दान कर उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण करेगा, उपसहसंयोजी बंध बनेगा, फिर उपसहसंयोजी यौगिक जो है बन जाता है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मों की संख्या लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन को दान की जाती है ना। तो जितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या दान की जाती है उसे इसकी दंतुकता कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या जो
इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या संख्या जो लिगेंड द्वारा केंद्रीय परमाणु को किया जाता है, केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या जो लिगेंड द्वारा केंद्रीय परमाणु को किया जाता है उसे उस लिगेंड की दंतुकता कहते हैं। लिगेंड की दंतुकता कहा जाता है। ठीक है भाई। तो एक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, उनकी संख्या उनकी क्या कहलाती है, दंतुकता कहलाती है। ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वह उसकी दंतुकता कहलाती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो NH3 अमोनिया के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन युग्मों का जोड़ा दिया, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है ना, एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है ना, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, तो इसकी जो दंतुकता होती है वो कहलाती है एक दंतुक। ये क्या कहलाएगी, एक दंतुक लिगेंड। समझ में आ रहा है। कोई लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देता है वह उसकी दंतुकता कहलाती है। तो इस तरीके से अमोनिया जो है एक दंतुक लिगेंड। ठीक है भाई, एक दंतुक लिगेंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अमोनिया क्या है, एक दंतुक लिगेंड। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दान करता है वह उसकी दंतुकता कहलाती है। तो जिसमें हमने एक चर्चा किया था एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। तो एक दंतुक लिगेंड में क्या हुआ, जैसे NH3 इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है जो एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देता है ना, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, तो इसकी दंतुकता कहलाती है एक दंतुकता। ठीक, ये एक दंतुकता है। ओके, ऐसी ही अगर हमारे पास एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन यानी कि CH2 CH2 NH2 और यहाँ पे NH2, यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दे सकते हैं। ठीक, इधर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इनको भी ये दान कर सकते हैं। वैसे एसीटेट ऑक्जेलिक आयन की बात करें तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देख, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ठीक, तो आपको क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्म जो है ये दो दो दे सकता है, एक दो एक दो, तो ये क्या हो जाएगा, द्विदंतुक होगा। क्या होगा ये, द्विदंतुक, द्विदंतुक लिगेंड है ना। समझ में आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा केंद्रीय परमाणु को जो है लिगेंड देगा वह उसकी दंतुकता कहलाए। ठीक है, क्या कहलाएगी, यह उसकी दंतुकता। ठीक, ओके। अब अगर हम बात करें कि एथिलीन डाइएमीन में एसीटेट आयन को मिला देते हैं। ठीक, एथिलीन डाइएमीन में एसीटेट आयंस को जो है आपस में मिला देते हैं। देखो फिलहाल अपने पास जो है एथिलीन डाइएमीन का सूत्र ये रहा है ना। एथिलीन डाइएमीन में इस तरीके से हो सकता है NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से हाइड्रोजन हटा दिए,
हाइड्रोजन हटा दें। यहाँ पे अपने पास जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास है ही। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एसीटेट आयन को जोड़ते जाते हैं, है ना। क्या करेंगे, एसीटेट आयन जोड़ेंगे इधर, सी डबल बॉन्ड ओ, O1 माइनस। ठीक, ठीक भाई, यहाँ पे जो है एसीटेट आयंस को जोड़ देंगे। ठीक, फिर यहाँ देखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी, यहाँ पे भी देखें सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ओ। ठीक, देख पा रहे हैं कि यहाँ से भी दान होगा, यहाँ से भी दान होगा, यहाँ से भी दान होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान होगा। आप देख पा रहे हैं कि इस लिगेंड से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दान हो रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दान हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम बहुदंतुक लिगेंड। ये क्या कहलाएगा, बहुदंतुक लिगेंड। ठीक, ये बहुदंतुक लिगेंड। अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान हो रहा है तो एक दंतुक, द्वि हो रहा है तो द्विदंतुक, त्रिदंतुक, ऐसी बहुत सारे होंगे तो बहुदंतुक लिगेंड ये कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए, ठीक, नोट कर लीजिए बहुदंतुक लिगेंड। हो गया, ठीक। तो ये थी लिगेंड की दंतुकता। एक और बात कर लेते हैं, जिसमें अपन बात करेंगे उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड ये क्या है, एक ही समय में किसी ऋणायन तरीके से भी जुड़ेंगे और धनात्मक तरीके से भी जुड़ेंगे। ठीक, उभय दंतुक लिगेंड। देखो कुछ और लिगेंड हैं जिनको क्या बोलेंगे, उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड, कुछ लिगेंड है जो उभय दंतुक है। ठीक, एम्बिडेंटल, है ना, जैसे Cn। ठीक है भाई, Cn कुछ समय में यहाँ पे ये काम करेगा, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दान होगा, तो इसको बोलेंगे साइनो। इसको बोला जाएगा क्या, साइनो। ठीक, किसी समय होगा क्या, इस तरीके से होगा। ठीक, अब जो है इलेक्ट्रॉन जो दान करेगा इधर से ये दान करेगा, है ना, तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनो। आइसोसाइनो क्या कहलाएगा, आइसोसाइनो। ठीक है, अगर अपन देखें एस सी एन इसके ऊपर माइनस है और यहां से इलेक्ट्रॉन दान हो, ठीक, तो इसको कहते हैं थायोसाइनो। इसको क्या बोलेंगे, थायोसाइनो। ठीक है भाई, ये दान करता है। ठीक, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे हो एन सी एस और यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये दान करे, तो इसको कहेंगे आइसोथायोसाइनो। ठीक, आइसोथायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो। तो ये कुछ ऐसे लिगेंड भी हैं जो क्या करेंगे, उभय धंतुक लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ओके, चलिए नोट कर लीजिएगा। ठीक, हो गया। तो ये था आज हमारा, जिसमें हम लोगों ने उपसहसंयोजक यौगिकों की शुरुआत की। उपसहसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक, है ना, इनके हमने अलग अलग इनके प्रकारों को देखा कि योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने जो हमारा मुख्य टॉपिक जो था उपसहसंयोजक यौगिक, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों को हमने अच्छे से समझा, इसकी शब्दावलियों को समझा, और हम लोगों ने इसके लिगेंड तक का जो है अध्ययन कर लिया है। लिगेंडों का जो है आगे हम अभी लिगेंडों के प्रकार हम लोगों ने देख लिया, जिसमें उदासीन, धनात्मक, ऋणात्मक, इस तरीके से अलग अलग रहे। फिर उनकी दंतुकता को हमने देखा, एक दंतुकता, द्विदंतुकता, त्रिदंतुकता, बहुदंतुकता या उभय दंतुकता।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिगेंडों का नामकरण से लेकर इस टॉपिक को अंतिम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना तक वीडियो को जाइए, देखिए और अच्छे से इसको जो है तैयार करिए। अगले दिन आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।